जब 2015 में सिमता पाटिल के 88 वर्षीय पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण लेने गए तो उनकी आंखें नम हो गई थी। ये पाटिल परिवार के लिए एक बड़ा दिन था। 28 साल पहले उनकी बेटी सिमता पाटिल को भी इसी तरह राष्ट्रपति भवन में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शिवाजीराव एक स्वतंत्रता सेनानी थे तो 15 साल की उम्र में जेल चले गए थे। आज़ादी के बाद वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए थे। सन 1964 में वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए थे। उन्हें महाराष्ट्र का बिजली और सिंचाई मंत्री बनाया गया था। उनकी पत्नी विद्याताई पाटिल महाराष्ट्र की जानी मानी समाज सेविका थी। सिमता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था। वो मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बम्बई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी थी। इसकी भी एक कहानी है। मैथिलीराव सिमता पाटिल की जीवनी। सिमता पाटिल ए ब्रीफ इनकैंडेसेंस में लिखते हैं कि सिमता की एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर बम्बई दूरदर्शन में समाचार पढ़ा करती थी। उनके पति दीपक किरपेकर एक फोटोग्राफर थे। वो अक्सर सिमता की तस्वीरें खींचा करते थे। एक बार वो उनकी तस्वीरें लेकर ज्योत्सना से मिलने दूरदर्शन केंद्र गए। गेट में घुसने से पहले वो तस्वीरों को जमीन पर रखकर व्यवस्थित कर रहे थे। तभी वहाँ से बम्बई दूरदर्शन के निदेशक पीवी कृष्णमूर्ति गुजरे। उन तस्वीरों को देखकर उन्होंने पूछा कि ये किसकी तस्वीरें हैं। जब दीपक ने उन्हें सिमता के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। मैथिलीराव आगे लिखती हैं, जब दीपक ने सिमता को इस बारे में बताया तो वो दूरदर्शन जाने के लिए तैयार नहीं हुई। दीपक के बहुत मनाने पर वो उनके स्कूटर के पीछे बैठकर दूरदर्शन गई। वहाँ ऑडिशन में जब उनसे अपनी पसंद की कोई चीज़ सुनाने के लिए कहा तो उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला सुनाया। उन्हें चुन लिया गया और वो बम्बई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी। उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करते थे। सिमता की बड़ी बिंदी, लंबी गर्दन और बैठी हुई आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। उन दिनों सिमता के पास हैंडलूम साड़ियों का बेहतरीन संग्रह हुआ करता था। दिलचस्प बात यह थी कि वो समाचार पढ़ने से कुछ मिनटों पहले अपनी जींस पर ही साड़ी बांध लेती थी। बहुत से लोग जो मराठी बोलना नहीं जानते थे शाम को दूरदर्शन का मराठी का समाचार सुना करते थे ताकि वो शब्दों का सही उच्चारण करना सीख सके। श्याम बेनेगल ने पहली बार सिमता को टेलीविज़न पर ही देखा था और उनके मन में उन्हें फिल्म में लेने की बात आई थी। मनोज कुमार और देवानंद भी उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। देवानंद ने बाद में उन्हें अपनी फिल्म आनंद और आनंद में लिया भी। विनोद खन्ना सिमता पाटिल से इतने प्रभावित थे कि बम्बई में कहीं भी हो वो उनका समाचार सुनने के लिए नियम से अपने घर पर पहुंच जाते थे। सिमता पाटिल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अरुण कॉपकर की एक डिप्लोमा फिल्म से की थी। उन दिनों श्याम बेनेगल अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट हितेंद्र घोष ने उनसे सिमता पाटिल की सिफारिश की थी। बेनेगल ने सिमता का ऑडिशन लिया, उन्हें चुन लिया गया, लेकिन बेनेगल ने उन्हें सबसे पहले अपनी फिल्म चरणदास चोर में प्रिंसेस का रोल दिया। छत्तीसगढ़ में चरणदास चोर की शूटिंग के दौरान बेनेगल को सिमता की असली प्रतिभा का पता चला। उन्होंने उन्हें निशांत में रोल देने का फैसला किया। सिमता के अभिनय की खासियत थी किसी भी रोल में अपने आप को पूरी तरह से ढाल लेना। राजकोट के पास मंथन की शूटिंग के दौरान वो गांव की औरतों के साथ उन्हीं के कपड़े पहने बैठी हुई थी। तभी वहाँ कॉलेज के कुछ छात्र फिल्म की शूटिंग देखने आए। उन्होंने पूछा कि फिल्म की हीरोइन कहाँ है। जब किसी ने गांव की महिलाओं के पास बैठी हुई सिमता पाटिल की तरफ इशारा किया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि किसी फिल्म की हीरोइन इतनी सहजता से गांव वालों के साथ कैसे बैठ सकती है। सिमता पाटिल ने भूमिका, मंथन, अर्थ, मंडी, गमन और निशांत जैसी कई समानांतर फिल्में तो की ही, बड़े बजट की फार्मूला फिल्मों जैसे शक्ति और नमक हलाल में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। मंथन फिल्म में उन्होंने गांव की एक महिला की भूमिका निभाई जो पहले तो मिल्क कोऑपरेटिव का विरोध करती है लेकिन फिर उसका हिस्सा हो जाती है। भूमिका फिल्म में उन्होंने बागी मराठी अभिनेत्री हंसा वाडकर का रोल निभाया जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। केतन मेहता की मराठी फिल्म भवानी भवाई में उन्होंने मुखर जनजातीय महिला की भूमिका निभाई। जब्बार पटेल की मराठी फिल्म अमरथा में, जिसे बाद में सुबह नाम से हिंदी में भी बनाया गया, सिमता ने एक ऐसी महिला का रोल किया जो अपने पति के दूसरी स्त्री के साथ संबंधों का पता चलने पर उसका घर छोड़ देती है। उस समय में हिंदी फिल्मों में हीरो का बोलबाला था। सिमता ने पूरी फिल्म अपने कंधे पर उठाकर दिखाई। सिमता की दोस्त और जानी मानी पत्रकार कुमकुम चड्डा अपनी किताब द मैरीगोल्ड स्टोरी में लिखती हैं, सिमता शुरू से ही छोटे बजट की समानांतर फिल्में करती थी
लेकिन जब छोटे बजट वाले निर्देशकों ने बड़े नामों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया तो सिमता ने भी बड़े बजट की फिल्मों की तरफ अपना रुख किया। उन्होंने मन ही मन अपने से वादा किया कि अगर वो बड़े नाम चाहते हैं तो मैं भी बड़ा नाम बनकर दिखाऊंगी। जब उन्होंने नमक हलाल फिल्म में बारिश में भीगते हुए शॉट किया तो वो रो पड़ी, इसलिए नहीं कि वो एक डांस एक कमर्शियल फिल्म का हिस्सा था, बल्कि इसलिए कि वो एक अभिनेत्री के रूप में अब तक दुनिया को जो दिखाती आई थी वो इसके ठीक विपरीत था। सिमता पाटिल ने मृणाल सेन की फिल्म अकालेर सौंधानेने में एक हिंदी अभिनेत्री का रोल किया। केतन मेहता की गुजराती फिल्म भवानी भवई में भी उनके रोल की तारीफ हुई। कुमकुम चड्ढा लिखती हैं, जैत रे जैत फिल्म की शूटिंग के दौरान सिमता पाटिल की वास्तविक सिनेमा के प्रति प्रतिबद्धता का एक नमूना देखने को मिला। फिल्म में काम करने वाले सभी लोग पुणे के पास रायगढ़ जिले की एक जगह ठाकरवाड़ी में रुके हुए थे। सिमता वहां रुककर न सिर्फ गांव की महिलाओं के साथ सोई और खाना खाया, बल्कि पास के पहाड़ी तालाब में जाकर स्थानीय स्त्रियों के साथ स्नान भी किया। जब उन्होंने एक मलयालम फिल्म चिदम्बरम में एक तमिल महिला की भूमिका निभाई तो उस फिल्म के निर्देशक जी अरविंदन ने उनसे अनुरोध किया कि वो इस फिल्म के लिए रिहर्सल न कर सीधे शॉट दें। तमिल न जानते हुए भी उन्होंने निर्देशक के इस अनुरोध को मान लिया। अपने 12 साल के फिल्मी करियर में सिमता ने वो सब हासिल किया जो चोटी के अभिनेता अपने पूरी जिंदगी के फिल्मी जीवन में भी हासिल नहीं कर पाते। सिमता पाटिल और शबाना आजमी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें महेश भट्ट के अर्थ और श्याम बेनेगल की मंडी भी शामिल हैं। शबाना ने सिमता के प्रति कभी गर्मजोशी का भाव नहीं दिखाया, हालांकि सिमता के माता पिता और बहनों से उनकी बहुत नज़दीकी थी। शबाना ने एक जगह स्वीकार किया कि सिमता का अभिनय उन्हें परेशान कर देता था, लेकिन करीब न होते हुए भी दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था। सिमता की असमय मृत्यु से शबाना को बहुत धक्का पहुंचा था। तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि सिर्फ सिमता में ही उनसे यानी शबाना से अपना सर्वश्रेष्ठ निकलवा पाने की क्षमता थी। मैथिली राव लिखती है, शबाना ने स्वीकार किया था कि उन्हें मंडी के सेट पर सिमता के थोड़ा नज़दीक आने का मौका मिला था। दोनों को अपने होटल से शूटिंग स्थल पर पहुंचने के लिए एक एक कार दी गई थी। यह जगह उनके होटल से 2 घंटे की दूरी पर थी, लेकिन एक दिन के बाद दोनों ने अपनी कार छोड़ यूनिट के दूसरे सदस्यों के साथ बस पर लोकेशन पर जाना शुरू किया। रास्ते में सभी लोग हंसते गाते और अंताक्षरी खेलते हुए जाते थे। वहीं शबाना को पता चला कि चुपचाप रहने वाली सिमता पाटिल असल में टॉम बॉय है। वो मर्दों के साथ वॉलीबॉल खेलती थी, जो शबाना के बस की बात नहीं थी। सिमता पाटिल को अपने सह अभिनेता राज बब्बर से प्यार हो गया। वो शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे। सिमता पर राज और नादिरा बब्बर का घर तोड़ने का आरोप लगा। अंग्रेजी पत्रिका फेमिना की संपादक विमला पाटिल ने सिमता को खुला पत्र लिखकर राज बब्बर से अपने संबंधों को खत्म करने के लिए कहा। यहाँ तक कि सिमता को बहुत चाहने वाली उनकी माँ विद्या भी राज बब्बर के साथ उनके संबंधों के खिलाफ थी, लेकिन सिमता ने उनकी एक न सुनी। दोनों ने कलकत्ता के एक मंदिर में विवाह कर लिया और इस शादी को उनके बेटे प्रतीक के पैदा होने तक बाहरी दुनिया से गुप्त रखा। उनके दोस्तों ने सवाल किया कि बुद्धिजीवी सिमता पाटिल ने पहले से शादीशुदा राज बब्बर से शादी के बारे में कैसे सोचा। कुमकुम चड्ढा लिखती हैं, मैंने भी एक बार झिझकते हुए यह सवाल सिमता पाटिल से पूछा था। उनका कहना था, मैं बब्बर की संवेदनशीलता के कारण उनकी तरफ आकृष्ट हुई थी। यह एक ऐसा गुण है फिल्मी लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। 28 नवंबर 1986 को उनके बेटे प्रतीक का जन्म हुआ। उसके बाद वो घर आ गई। उनको बुखार रहने लगा। उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। वो दोबारा अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय राज बब्बर एक चैरिटी शो होप 86 करने में व्यस्त थे। आखिरकार 2 व्यक्तियों ने, जिसमें उनके पति भी शामिल थे, उनको सीढ़ियों से ज़बरदस्ती उतारकर जस्ट लोक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनकी बहन का मानना था बेटे को जन्म देने के बाद उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया था। कुछ ने कहा वो मेनिंजाइटिस की चपेट में आ गई। एक एक कर उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और 13 दिसंबर 1986 को सिमता पाटिल ने दम तोड़ दिया। तब उस समय उनकी उम्र मात्र 31 वर्ष थी। सिमता पाटिल एक संवेदनशील, भावुक और दयालु महिला थी। उनकी बहन उनके लिए आजाद पक्षी शब्द का इस्तेमाल करती थी। उनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने ड्राइवर को पीछे बैठाकर स्टीयरिंग संभाल लेती थी। अनीता ने बताया था वो गाड़ी तेज चलाती थी। एक बार उन्हें सेना की गाड़ी जोंगा चलाने का शौक चल रहा।
उनके एक दोस्त दिलशाद ने किस तरह एक जोंगा का इंतजाम किया। वो दोनों दिल्ली से बम्बई तक जोंगा चला कर लाए। सिमता ने उनसे वादा लिया था कि वो जब तक बम्बई नहीं पहुंच जाती इस बारे में उनकी मां को नहीं बताएगी। जब तक वो बम्बई नहीं पहुंचती अनीता बहुत घबराई रहती और उनके पहुंचने के बाद ही मां से बताती। उनको मोटरसाइकिल चलाने का भी बहुत शौक़ था। सिमता को दूसरों की मदद करने का भी बहुत शौक़ था। अनीता ने एक किस्सा बताया था। एक बार वो स्टूडियो जा रही थी, तभी एक अजनबी ने उनसे आकर कहा कि वो बहुत मुसीबत में हैं, आप मेरी मदद कीजिए। सिमता ने उसके पर्स में जितने पैसे थे निकाल कर उस शख्स को दे दिए, जबकि वो उस शख्स को जानती तक नहीं थी। जब थोड़ी देर बाद वो अपनी कार में पेट्रोल भरवाने गई तो उनके पर्स में 1 रुपया भी नहीं था। उनको पेट्रोल के लिए अपने ड्राइवर से पैसे उधार लेने पड़े। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर उन्हें जो धनराशि मिली थी उसे उन्होंने एक धर्मार्थ संस्था को दान कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद अमिताभ बच्चन ने लहरें को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सिमता के पास छठी इंद्री थी। अमिताभ बच्चन ने कहा था, मैं बेंगलोर में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहा था और वहाँ के वेस्ट एंड होटल में ठहरा हुआ था। सिमता से मेरी सेट पर थोड़ी बहुत जान पहचान हुई थी। एक रात करीब 1 बजे मेरे पास उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, अमित जी, मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर बहुत दुखी हूँ। मैं ये जानना चाहती थी कि आप ठीक तो हैं। मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब सिमता ने बताया कि उन्होंने मेरे बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा है। अगले दिन ही मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई जिसमें मैं मरते मरते बचा। मैं 2-3 महीने तक आईसीयू में रहा, जहाँ वो मुझे अक्सर देखने आती थी।